जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विथ रोहित में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। भारत में बाढ़ हर साल आती है, पहले भी आती थी, अब भी आती है और आती रहेगी, क्योंकि ये प्राकृतिक घटना है और बिना इसके किसी का काम भी नहीं चलने वाला है, ना हमारा ना आपका। चाहे कोई मौसम हो, मौसम ना हो तो ना हम आप हैं, ना हम हैं, ना आप हैं, क्योंकि ये तो प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति से हम लोग हैं, ना कि हमसे प्रकृति है। तो ये तो तय, लेकिन ये दिनों दिन अपना विकराल रूप लेते जा रहे हैं प्रकृति। वो कोई भी मौसम हो, हम बाढ़ की बात आज कर रहे हैं, मेन मुद्दा हम लोग का बाढ़ है, लेकिन आप सोच सकते हैं क्लाइमेट चेंज हर मौसम को प्रभावित कर चुका है। वो चाहे बाढ़ हो, सॉरी, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो। क्योंकि ना पहले जैसे गर्मी रह गई है, ना पहले जैसे बरसात रह गई है, ना ही पहले जैसे ठंडी रह गई है। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर चुके हैं, और प्रकृति छेड़छाड़ की है तो प्रकृति हमें लौटाएगी, ये जायज़ सी बात है। तो गंभीर मुद्दा ये है कि आप देख ही रहे हैं, अभी हाल ही में मुंबई में इतना ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ की सभी सड़कें, गली, चौराहे, रोड, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन भी भर गए थे। और सूरत में भी अभी हाल ही में न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग को पता चला होगा कि सूरत में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ के लोग परेशान, सब एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन करने को मजबूर, खाने को मजबूर। क्योंकि बाढ़ ऐसी घटना है जो सब कुछ डुबा के चली जाती है। मानवीय मूल्यों के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होता है। किसी का बिजनेस छूटता है, तो किसी के घर गृहस्थी छूटती है, तो किसी के कोई कमाने गया है तो उसका घर छूटता है। और ये कहीं एक जगह की घटना नहीं है, भारत के हर राज्य में आए दिन बरसात के मौसम में पता चलता है कि बाढ़ आती है। और सबसे ज़्यादा पीड़ित तो हमारा बेचारा बिहार है। वहाँ के क्या ही बोलें, हर साल अभी देखिए, बारिश होने दीजिए थोड़ा, वहाँ नेपाल से क्योंकि नेपाल से सटा राज्य बिहार, तो कई नदियों से, नेपाल से कई नदियाँ आती हैं जो सीधे बिहार साइड आती हैं। तो जब नेपाल में बारिश होती है और डैम के पानी छोड़ जाते हैं तो बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ पीड़ित होता है। लेकिन कभी ना तो चर्चा होती है, ना कभी बाढ़ पे हम लोग चर्चा करते हैं, ना कभी सरकार चर्चा करती है। हाँ, ये ज़रूर होता है, कुछ लोग पहुंच जाते हैं समाज सेवा, दानवीर के नाम पे लेके कि भैया लो, खाने का पैकेट ले लो, ये ले लो, ये ले, लेकिन अस- अस्थाई समाधान कोई नहीं उसका खोजता ना। जो सबसे बड़ी जिम्मेदार सरकार की बनती है। आज से नहीं बिहार में बाढ़ आ रही, हम आज की बात कर रहे हैं। लोग देखते हैं, न्यूज़ समाचार पत्रों से पता चलता है कि बिहार हमेशा से पीड़ित है बाढ़ से, लेकिन उसका कोई अस्थाई समाधान अभी तक ढूंढा नहीं गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिहार में कितना ज़्यादा नुकसान होता है बाढ़ से। आने वाले समय में वहाँ के लोग कितने परेशान होते हैं, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के, पूरा गांव का गांव डूब जाता है। कई किलोमीटर नदी, सोचिए, कोई नदी कर एक है वहाँ बिहार से, कोसी, वो शायद 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रेंज में पूरा बाढ़ से अपने आप को घेर लेती है नदी। तो इस मुद्दे पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। अगर इस पे बात हम ना करें, क्योंकि प्रकृति से हम है, ना कि हमसे प्रकृति है। हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये इतिहास गवाह है। इतिहास इसलिए गवाह है, या एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इतिहास गवाह है क्योंकि इतिहास में हड़प्पा सभ्यता नाम की एक सभ्यता थी, जो कि बहुत विकसित, विकसित क्या, विकास कह लें कि उसका विकास आज का जो अमेरिका है जिस विकास पे खड़ा है, वो सोचिए 3200 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थे। और वो अपने स्वर्ण 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व में अपने स्वर्ण काल पे थी। स्वर्ण काल मतलब हर एक व्यवस्था उस समय थी जो आज के समय में अमेरिका में है अभी भी, इतिहासकार से बताते हैं। लेकिन उसके विनाश का भी कारण बना है केवल प्राकृतिक घटना। एक प्राकृतिक घटना नहीं, मतलब कई प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं। एक प्राकृतिक घटना से तो नहीं विनाश हो सकता किसी का भी, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं एक तरीके से नहीं होती है कि आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति आपको हर तरह से मारेगी। तो वही विनाश का कारण बना, क्योंकि वहां बाढ़ आई और पूरी सभ्यता, पूरी हड़प्पा सभ्यता डूब गई। क्योंकि बाढ़ आती है तो नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं, नदियाँ रास्ता बदलती हैं तो कितना विकराल रूप होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारे यहाँ अभी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसी घटनाएं घट चुकी हैं, हम देख भी चुके हैं समाचार माध्यम से कि पहाड़ तक बह जाते हैं, जिसे अगर नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं तो। क्योंकि पहाड़ जैसे विकराल रूप जो धारण करते हैं वो नहीं रोक पाते, एक ग्लास की तरह बह जाते हैं, घर बह जाते हैं, मलबे में दब जाते हैं। तो यही सब कारण है
सूखा बहुत ज़्यादा पड़ा जिससे हड़प्पा सभ्यता का विनाश का कारण बना। जलवायु परिवर्तन हुआ, मानवीय मूल्यों का नुकसान हुआ, लोगों का व्यापार नुकसान हुआ, कई-कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर तक पानी जल भरा हुआ जिससे मानवीय मूल्यों को बहुत नुकसान हुआ, कई बीमारियाँ आई। तो इसी तरह हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। इससे हम लोगों को सीख लेने की ये ज़रूरत है क्योंकि हम लोग भी उसी राह पे चल रहे हैं, प्रकृति का विनाश करके। आज नहीं तो कल हमें प्रकृति से मिलाप करके रहना होगा, नहीं तो हमारा भी विनाश तय है। आप देख ही रहे हैं ना तो पहले जैसे गर्मी रही, ना तो पहले जैसे बरसात रहा, ना ही पहले जैसे ठंडी रही। ना और इसका समाधान तभी होगा जब हम आप मिलकर समाधान करेंगे। ना कोई बचाने आएगा हमें, ना ही कोई सरकार, क्योंकि योजनाएं केवल कागज पे चल रही हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। और कोई एक आदमी इसका सुधार नहीं कर सकता जब तक हम अपने खुद अंदर अपने अंदर सुधार न लाएं। क्योंकि हम सुधार लाएंगे तो दो लोग को और बताएंगे, चार लोग को और बताएंगे, भैया आप भी सुधार करो। यही कारण है प्रकृति का बचाने का, और खुद को सबसे अच्छा तरीका है बचाने का। और बचा हम इसलिए सकते हैं क्योंकि आप आज बहुत ज़्यादा दिन नहीं, आज के 10 साल पहले का सोचिए कि हम लोग के आसपास प्रकृति कैसी थी, जंगल कैसे थे, नदियाँ कैसी थी और मौसम कैसा रहता था। लेकिन आज के समय में अब देखिए कि अब का मौसम कैसा है, हम लोग कहाँ खड़े हैं। विकास के अंधाधुंध में इतने अंधे हो गए हैं हम लोग कि सबको लगता है कि वो नहीं कर रहे हैं तो हम ही क्यों करें, हमारे अकेले करने से क्या होगा। लेकिन एक बात बता दें आपसे कि अकेले करने से तो नहीं होगा, लेकिन जब प्रकृति विनाश करेगी तब ये नहीं देखेगी कि हम आपका विनाश कर रहे हैं कि बगल वाले का, पड़ोसी कर रहे हैं कि बगल वाले गांव कर रहे हैं, बगल वाले शहर कर रहे हैं या बगल वाले देश का कर रहे हैं। क्योंकि विनाश ये प्रकृति है, ये किसी को नहीं पहचानेगी। तो कोशिश यही करें, सफल हम लोग यही कोशिश करें कि प्रकृति को सुधारने में सफलता हासिल हो और कंधे से कंधा मिलाकर चलें। इसमें किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बनती, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, समाज, सरकार, लोगों की सबकी जिम्मेदारी है, जिससे हम लोग प्रकृति को सुरक्षित रखें, तभी प्रकृति हमें सुरक्षित रखेगी। तो आइए हम लोग आज से संकल्प लेते हैं। आप खुद संकल्प लीजिए कि आप प्रकृति का ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास करेंगे, प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएँ, जितना हो सके। और प्रकृति का मतलब ये नहीं है कि पेड़ लगाना ही प्रकृति को बचाना है। पेड़-पौधे, जीव-जंतु इसके अंदर सब आते हैं क्योंकि प्रकृति हम ही लोग में है। हम इंसान होके लगते हैं कि सबसे ताकतवर है, सबसे बलशाली हम ही हैं। लेकिन जो जो भी एक चींटी भी अगर इस प्रकृति में ज़िंदा है, तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसका जीवन भी उतना महत्वपूर्ण है जितना हमारा और आपका है। तो हम नहीं कहते कि किसी एक को नुकसान पहुँचा के आप सब अपना फ़ायदा सोचें, या हम लोग विकास की दौड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि प्रकृति को भूल गए हैं। तो अपने आस-पास प्रकृति को सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। जय हिंद।